ऑलराइट किड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेलकम क्रिकेट क्लब का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। एनपीओ का पूरा चैप्टर डिस्कस करने के बाद, सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के बाद, हमने ये वेलकम क्रिकेट क्लब का क्वेश्चन बहुत डिटेल में अटैम्प्ट किया था। और उसके बाद मैंने आप लोगों को होमवर्क भेजा था। द होमवर्क क्वेश्चन ऑफ, आई गेस इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ ओशन फिशिंग क्लब। यस, ये हमारा सवाल था ओशन फिशिंग क्लब का। मैंने कहा था ये होमवर्क क्वेश्चन है, मैं आपको क्लास वर्क में अटैम्प्ट कराऊंगा। तो चलें क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देखते हैं और इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं आपके सामने। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। द ट्रेजरर ऑफ द ओशन फिशिंग क्लब has prepared the following receipts and payments account for the year ended 31st March 2014। सर, ओशन फिशिंग क्लब के ट्रेजरर ने ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया है, आपके सामने हमें प्रेजेंट किया है, हमें प्रोवाइड किया है। तो सर वंस अगेन मैं यहाँ पे दो लाइनें प्लेस करूंगा तो सर पता चल गया कि भैया ये तो टी अकाउंट है। रिसीट मतलब पैसे आना, पेमेंट्स मतलब पैसे जाना। सर रिसीट्स में सबसे पहले बैलेंस अवेलेबल है 1 अप्रैल को। नोट कीजिएगा, इसे मैं कहूंगा, गौर से देखिएगा, ओपनिंग बैलेंस। राइट, इसे मैं कहूंगा ओपनिंग बैलेंस। और याद रखिएगा, क्योंकि ये डेबिट साइड पर है तो ये करंट एसेट है। क्योंकि ये डेबिट साइड पर है, स्टार्ट में मौजूद है, डेबिट साइड पे मौजूद है, तो सर ये करंट एसेट है। अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो इसका मतलब ये कि सर बैंक of ocean fishing club at the start of the time period, at the start of the time period is current asset, is current asset। right? मुतीब क्या कह रहे हैं बेटा? मुतीब चैट के थ्रू बता दीजिए बेटा अगर कुछ कह रहे हैं। चलें, या हाथ उठा के अटेंडेंस मार्क करा रहे थे। राइट, चलें। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, उसके बाद आप देखो रिसीट साइड पे हमारे पास मेंशन्ड है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है $7,400। इसका मतलब है दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय ओशन फिशिंग क्लब बिकॉज ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की वजह से ओशन फिशिंग क्लब ने ये अमाउंट रिसीव की है। बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक डेबिट, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, $7,400। उसके बाद डोनेशंस हैं 1,450। डोनेशंस की वजह से भी पैसे आए हैं। और याद करो, मैंने लास्ट क्लास में वेलकम क्रिकेट क्लब के टाइम आपको ये बात बताई थी, प्रीवियस क्लास ये बताई थी बात कि सर डोनेशंस चाहे रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, आएगा तो कैश फॉर्म में, कैश या बैंक में, तो बैंक की डेबिट साइड पे ही आएगा। उसके बाद रिसीट्स फ्रॉम एनुअल फैमिली डे, इस क्लब ने कोई एनुअल फैमिली डे कराया था, उसकी वजह से पैसे आए हैं, रिसीट्स हुई हैं। और शॉप है, ओशन फिशिंग क्लब में कोई शॉप है, शॉप टेकिंग 7690। तो शॉप की टेकिंग्स हैं 7690। अच्छा, शॉप टेकिंग्स पे मैं यहां पर आप लोगों को एक बात बता देता हूं बहुत क्लियरली। आज सुबह मुझे एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर आर शॉप टेकिंग्स कैश सेल्स, आर शॉप टेकिंग सेल्स, आर शॉप टेकिंग शॉप सेल्स। तो मैंने उसका जवाब जो बताया था, अंडरस्टैंड कीजिएगा गौर से, मैंने पर्टिकुलरली क्वेश्चन से रिलेटेड जवाब नहीं दिया, बल्कि मैंने जनरल जवाब दिया। मैंने कहा नॉट नेसेसरीली, नॉट नेसेसरीली। सेम सवाल पूछ रहा था जस्ट, देखो उमर भी बोल रहे कि सर मैं भी एग्जैक्टली यही सवाल पूछने वाला था, जस्ट पूछने वाला था। कोई बात नहीं बेटा, आपके सवाल बहुत कॉमन होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड द कॉमन क्वेश्चंस। तो कॉमन क्वेश्चंस मैं बताता रहता हूं, बार बार बताता रहता हूं, ताकि आप उसका फॉलो अप रख सकें। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैंने उसका जवाब दिया शॉप टेकिंग्स आर नॉट सेल्स नेसेसरीली इफ ट्रेड रिसीवेबल्स इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड। तो एसएलसीए बनाना पड़ेगा। अगर ट्रेड रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है तो आपको एसएलसीए बनाना पड़ेगा। और अगर ट्रेड रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, देन शॉप टेकिंग्स कैन बी क्लासिफाइड एज शॉप सेल्स।
फिर हम शॉप सेल्स को, जब आप शॉप सेल्स को कंसिडर, शॉप टेकिंग्स को शॉप सेल्स कंसिडर कर सकते हैं। मुतीब, आई गेस इट वाज एग्जैक्टली माय आंसर, राइट मुतीब? एग्जैक्टली मेरा आंसर यही था, इज दिस राइट? ऐसे ही है ना बेटा? चलें आगे चलते हैं। देन वी हैव पेमेंट्स टू ट्रेड पेबल्स। वी हैव पेमेंट्स टू ट्रेड पेबल्स। सर क्या हमने पेमेंट्स किए ट्रेड पेबल्स को? अब इधर खुद बता दिया उसने, बहुत क्लियरली बता दिया कि भाई ट्रेड पेबल्स हैं, इसका मतलब ये परचेजेस नहीं है, हमें पीएलसीए बनाना पड़ेगा, ट्रेड पेबल्स मौजूद हैं। फिर शॉप की वेजेस की पेमेंट हुई है, शॉप के स्टाफ की वेजेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, कुछ क्लब ने न्यू इक्विपमेंट खरीदे हैं, क्लब ने, ओशन फिशिंग क्लब ने कुछ नए इक्विपमेंट खरीदे हैं, फिर इक्विपमेंट पे रिपेयर्स हुए हैं। ये देखें, इक्विपमेंट पे रिपेयर्स हुए हैं, ये इक्विपमेंट पुराने क्लब के कुछ इक्विपमेंट्स होंगे, नॉन करंट एसेट, उन पे ये रिपेयर्स हुए हैं। अच्छा अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक सवाल पूछना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर। ये न्यू इक्विपमेंट और रिपेयर्स और टू इक्विपमेंट में क्या फर्क है? सर न्यू इक्विपमेंट एंड रिपेयर्स टू इक्विपमेंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस, अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस न्यू इक्विपमेंट और रिपेयर्स टू इक्विपमेंट में ये है कि सर न्यू इक्विपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नॉन करंट एसेट कहलाएगा। नॉन करंट एसेट, जो नया इक्विपमेंट खरीदा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नॉन करंट एसेट बनेगा। सर जो रिपेयर्स है, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस में जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा। है दोनों इक्विपमेंट से रिलेटेड, लेकिन एक खरीदने से रिलेटेड है और एक रिपेयर से रिलेटेड है। फिर है ट्रांसफर टू डिपॉजिट अकाउंट। इसका मतलब सर ओशन फिशिंग क्लब ने $7,000 अपने बैंक अकाउंट से निकाल के डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। स्टूडेंट्स का सवाल आ जाता है कि सर ये डिपॉजिट अकाउंट क्या है? हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स से डिपॉजिट अकाउंट का नाम सुना हुआ हो, चांसेस ये हैं कि मेजॉरिटी ने डिपॉजिट अकाउंट का नाम नहीं सुना हो। रीजन बता देता हूं, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में डिपॉजिट अकाउंट किसी और नाम से जाना जाता है, उसका नाम होता है सेविंग्स अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है, फिक्स रिटर्न अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है और इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है। यूके लैंग्वेज में हम अमेरिकन सिस्टम्स फॉलो करते हैं। देखो कैसा कंफ्यूज करके रखा हुआ है हमारी आवाम को, हमारे बच्चों को। मुझे आप लोगों पे तरस आता है ना, कभी कभार सीरियसली आई रियली फील फॉर माई किड्स। यू गाइस आर माई किड्स, आई ओन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो कभी कभार मुझे बड़ा अफसोस होता है, यार क्या सिस्टम बना के रखा हुआ है। हमारी एजुकेशन एकेडमिक्स कैम्ब्रिज है, यूके है, और हम बाहर प्रैक्टिकली पाकिस्तान में अमेरिकन सिस्टम फॉलो करते हैं। पागल बना के रखा हुआ है, बच्चा पागल हो जाए। आप बाहर निकल के डेटर बोलते हो, पता है डेटर बोलते हो, यहाँ आप ट्रेड रिसीवेबल है, यहाँ आपके लिए ट्रेड रिसीवेबल है, बाहर डेटर बोलते हैं। और एक अजीब सा माहौल बना के रखा हुआ है। तो हमें यूके में हम डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं और यहाँ हम सेविंग अकाउंट कहते हैं। तो बात एक ही है कि सर डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट क्या होता है? जहां आप पैसे डाल दो तो आपको रिटर्न मिलता रहता है, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। वो देखो, उसको चेक करो, कह रहा है बस सर इसीलिए ए नहीं आया मेरा। बस बेटा, हाँ बेटा, बस इसीलिए ए नहीं आया, बिल्कुल इसीलिए ए नहीं आया। समझ गया बेटा, ओके, राइट, ठीक हो गया। ओके चलो अब आगे अंडरस्टैंड कीजिएगा। डिपॉजिट अकाउंट, तो इसका मतलब ओशन फिशिंग क्लब ने $7,000, ओशन फिशिंग क्लब ने $7,000 डिपॉजिट अकाउंट में, अपने अकाउंट से निकाल के डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, और ओशन फिशिंग क्लब को इस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। आगे चलते हैं। अब आप बोलो सर इंटरेस्ट रेट तो दिया हुआ नहीं है, आगे बताया हुआ होगा, आगे फॉर श्योर बताया हुआ होगा कि डिपॉजिट अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिलता है। बैलेंस सीडी आ गया, बैलेंस सीडी 876। तो नोट कीजिएगा सर, बैलेंस सीडी का मतलब क्लोजिंग हो गया, और क्लोजिंग में भी ये करंट एसेट है, क्लोजिंग में भी ये करंट एसेट है। तो अब आप नोट करो, बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट ओशन फिशिंग क्लब का, वो स्टार्टिंग में भी करंट एसेट है, एंडिंग में भी करंट एसेट है। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है अप्रैल 2013 की एंड 31 मार्च 2014 की। सर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। पता है आपको अप्रैल 2013 का मतलब क्या है? सर अप्रैल 2013 का मतलब है ओपनिंग।
एंड 31 मार्च 2014 का मतलब है क्लोजिंग। तो शॉप इन्वेंट्री, शॉप में जो सामान पड़ा है, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये लीजिए शॉप में जो सामान पड़ा है सर, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसके बाद ट्रेड पेबल्स फॉर शॉप, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। तो देखो शॉप के सामान के लिए ट्रेड पेबल्स हैं, इसका मतलब PLCA, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा। डिपॉजिट अकाउंट, ये देखें बच्चों, डिपॉजिट अकाउंट कह रहे हैं 6,000 डिपॉजिट अकाउंट में पहले से मौजूद थे, क्लोजिंग में 13,000 हो गए, और क्यों ना हो ये 6,000 से 13,000, ये क्यों ना हो, क्योंकि $7,000 साल के दौरान, $7,000 साल के दौरान ओशन फिशिंग क्लब ने अपने डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। साल के दौरान ये $7,000 ओशन फिशिंग क्लब ने अपने डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। तो पहले से डिपॉजिट अकाउंट में $6,000 मौजूद थे, अब वो $13,000 हो गए। आगे चलते हैं, इक्विपमेंट एट कॉस्ट, इक्विपमेंट एट कॉस्ट। तो साल के शुरू में इक्विपमेंट की कॉस्ट थी $9,800, साल के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन साल के शुरू में 2,940 थी, साल के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट ओइंग, अब आप देखो मैंने थोड़ी देर पहले जब ये पेमेंट साइट पढ़ रहा था, और पेमेंट साइट पे न्यू इक्विपमेंट के नीचे रिपेयर्स लिखे हुए, न्यू इक्विपमेंट के नीचे रिपेयर्स लिखे हुए, तो आप देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सर दीज रिपेयर्स आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपका एक्सपेंस है। लेकिन अब पता चला कि सर ये अमाउंट एग्जैक्टली 2,500 की अमाउंट एक्सपेंस नहीं है, 2,500 तो पे किया है, ओइंग भी है, ओइंग भी है। इसका मतलब रिपेयर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, पाप अकाउंट बनेगा, तब हमारी वर्किंग होगी। फिर शॉप वेजेस ड्यू हैं, शॉप की वेजेस ड्यू हैं। तो ऊपर हमने पेमेंट साइड पे शॉप वेजेस देखा था, ये देखो शॉप वेजेस, तो सर शॉप वेजेस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। और फिर शॉप फिटिंग्स एट नेट बुक वैल्यू है, शॉप फिटिंग्स एट नेट बुक वैल्यू $750 शॉप फिटिंग्स हैं साल के शुरू में, ओपनिंग शॉप फिटिंग्स है हमारे पास $750, साल के एंड में ये हो गई हमारे पास $640। तो इसका मतलब सर शॉप फिटिंग्स की वैल्यू कम हो रही है, जबकि नोट कीजिएगा, जबकि नोट कीजिएगा पूरे रिसीट एंड पेमेंट में ना कोई शॉप फिटिंग्स खरीदा है, ना कोई शॉप फिटिंग्स बेचा है, ना कोई शॉप फिटिंग्स खरीदा है, ना कोई शॉप फिटिंग्स बेचा है। तो सर ये वैल्यू कम क्यों हो गई, शॉप फिटिंग्स की ये वैल्यू कम क्यों हो गई? 750 माइनस 640, सर ये जो 110, ये जो 110 कम हुई है वैल्यू, सर ये वैल्यू कम हुई है डेप्रिसिएशन की वजह से। दिस 110 इज द डेप्रिसिएशन ऑन शॉप फिटिंग्स। आगे चलते हैं, एग्जामिनर अब हमें कह रहा है, कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है, बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको पढ़ेंगे फिर इस सवाल को अटैम्प्ट करेंगे। द डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। देखो हमने प्रीवियस 2 क्लासेस में 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, एक एक्सटन चेस क्लब का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, एक हमने वेलकम क्रिकेट क्लब का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा बच्चों मेरी बात, उन दोनों सवालों में डोनेशंस थी, और दोनों सवालों में हमने डोनेशंस को इनकम में लिखा था, और वहां पे मैंने ये बात बताई भी थी कि सर अगर डोनेशंस के बारे में आपको कभी कुछ मेंशन नहीं है, अगर डोनेशंस के बारे में आपको कभी कुछ मेंशन नहीं है, तो आप डोनेशंस को रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि डोनेशंस कैपिटल होंगी। अगर कैपिटल डोनेशन तो उसके बारे में एग्जामिनर बहुत वोकल होगा, बहुत लाउड एंड क्लियर होगा। हेयर इट इज, हेयर इट इज, एग्जामिनर यहां आपको बता रहा है दैट गाइस डोनेशन कैपिटलाइज है, तो डोनेशन को कैपिटलाइज करना है। परफेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, कह रहा है देयर आर 350 मेंबर्स हु पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ $20। कह रहे 350 मेंबर्स हैं जिनकी एनुअल सब्सक्रिप्शन $20 है, एनुअल सब्सक्रिप्शन $20 है।
350 इंटू 20, ये गौर से देखिएगा सर, $7,000। आपको पता है ये $7,000 मैंने क्या निकाल ली? नोट कीजिएगा सर, ये मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की वैल्यू निकाल ली। ये मैंने डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की वैल्यू निकाल ली। कैसे निकाल ली सर? 350 मेंबर्स हैं, 350 मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर $20 की सब्सक्रिप्शन देगा, तो दैट मीन $7,000 हमारी क्लब की इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, सब्सक्रिप्शन। इसको हम कहेंगे, फुली वर्ड सुनिएगा, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। ये इनकम है। अब मिली, नहीं मिली, अगर मिली तो रिसीट एंड पेमेंट में गई, नहीं मिली तो एरियर्स है, ज्यादा मिल गई तो प्रीपेड है, राइट? ये है 7,000 सब्सक्रिप्शन इनकम। अब आगे कह रहा है एट 1 अप्रैल 2013, कह रहा है 1 अप्रैल 2013 को 30 मेंबर्स हैड पेड इन एडवांस। नोट कीजिएगा, 30 मेंबर्स हैड पेड इन एडवांस फॉर द कमिंग ईयर। अब आपको एक बात बताता हूं, 1 अप्रैल का मतलब है ओपनिंग। ये देखो जरा, हाँ भाई, देखें जरा, 1 अप्रैल 2013 का मतलब है ओपनिंग, राइट? साल के शुरू में, राइट? साल के शुरू में 30 मेंबर्स ने एडवांस पे किया हुआ था। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर 30 मेंबर्स हैं और हर मेंबर की $20 सब्सक्रिप्शन है, तो क्या $600 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ओपनिंग हो गया? बताइए गाइस, क्या $600 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ओपनिंग हो गया? यस प्लीज, यस प्लीज बताएं जरा, $600 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हो गया? बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब आगे नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा सर, आगे एग्जामिनर कह रहा है बट 24 मेंबर्स हैड नॉट येट पेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। इसका मतलब है साल के शुरू में 24 मेंबर्स ने, सर 24 मेंबर्स ने अभी तक पे नहीं किया हुआ था। 24 मेंबर्स का मतलब है $480। 24 मेंबर्स का मतलब है $480। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, $600 ओपनिंग एडवांस हो गया, $480 ओपनिंग अक्रूड हो गया, ओपनिंग एरियर्स हो गया। इसके बाद कह रहा है एट 31 मार्च 2014 10 members had yet to pay and some members had paid in advance, but the treasurer has not yet calculated how many. क्या रहा है 31 मार्च? पता है 31 मार्च 2014 का मतलब क्या है सर? क्लोजिंग, क्लोजिंग। 31 मार्च 2014 का मतलब है क्लोजिंग। 10 मेंबर्स, 10 मेंबर्स ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, येट टू पे। सर 10 मेंबर्स का मतलब है $200, तो हम इसे कहेंगे $200 एरियर सीडी, एरियर सीडी, अक्रूड सीडी, ओइंग सीडी, आउटस्टैंडिंग सीडी, कैरी डाउन क्लोजिंग वैल्यू है। और कह रहा है कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस पे कर दिया है, लेकिन ट्रेजरर को अभी तक नहीं पता कि कितने मेंबर्स हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट की डिफरेंशियल वैल्यू आपको क्लोजिंग एडवांस बताएगी, क्लोजिंग एडवांस। आगे चलते हैं, गौर से देखिएगा, इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम इज क्रेडिटेड टू द डिपॉजिट अकाउंट। ये देखो, ये देखो, आपको यहां पे बता रहा है कि डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है 5%। यहां पे आपको बहुत क्लियरली बता रहा है डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है 5%। कह रहा है 5% इंटरेस्ट डिपॉजिट करता है बैंक ऑन 31 मार्च ईच ईयर। 31 मार्च का मतलब है साल का आखिर, 31 मार्च का मतलब है साल का आखिर। तो क्लोजिंग में, ईयर एंड पे, क्लोजिंग में, ईयर एंड पे बैंक जो है डिपॉजिट अकाउंट में 5% इंटरेस्ट क्रेडिट कर देता है। कह रहे दिस हैज नॉट येट बीन एंटर्ड इन द बुक्स। कह रहा है बैंक ने तो क्रेडिट कर दिया है,
अभी तक ओशन फिशिंग क्लब के ट्रेजरर ने ये कहीं लिखा नहीं है, ओशन फिशिंग क्लब के ट्रेजरर ने ये अभी तक 5% इंटरेस्ट ऐड नहीं किया। अब मेरा आपसे सवाल बनता है, यहां पे बहुत वैलिड क्वेश्चन बनता है, सर 5% इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगेगा? 5% इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगेगा? सर ये $6,000 पे लगेगा जो साल के शुरू में था, ये $7,000 पे लगेगा जो साल के दौरान उन्होंने और ऐड किया, या ये $13,000 पे लगेगा जो कि साल के एंड में डिपॉजिट अकाउंट में मौजूद है? व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट? ओके, अनस इज सेइंग $13,000 पे लगेगा। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? Ayan is saying, sir, $6,000 पे लगेगा. What about others? बाकी लोग क्या कहते हैं, कितने डॉलर्स पे ये इंटरेस्ट लगेगा? ये $6,000 पे लगेगा जो कि साल के शुरू में मौजूद थे, $7,000 पे लगेगा जो कि साल के दौरान और ट्रांसफर किए गए, और या $13,000 पे लगेगा जो कि साल के एंड में डिपॉजिट अकाउंट में मौजूद हैं। उमर कह रहा है $6,000 पे, मुतीब कह रहे हैं सर $7,000 पे, सुफियान कह रहे हैं सर $6,000 पे। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि ये $7,000 ये कब ट्रांसफर किए हैं? अनस, आपने कहा सर $13,000 पे ये ट्रांसफर होना चाहिए, इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो बेटा सवाल ये आ जाता ना कि ये $7,000 ट्रांसफर कब हुए? अगर साल के पहले दिन ट्रांसफर हो गए थे, अगर ये $7,000 साल के पहले दिन ट्रांसफर हो गए थे, तो सर फिर तो पूरे $13,000 पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन अगर सर ये साल के दौरान ट्रांसफर हुए, तो जितने मंथ्स के लिए ये ट्रांसफर हुए, जितने मंथ्स पहले, उतने टाइम का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये देखो एग्जामिनर यहां पे क्या कह रहे हैं, ये पढ़िएगा। कह रहे द ट्रांसफर ऑफ $7,000 टू द डिपॉजिट अकाउंट वॉज मेड ऑन 31 मार्च 2014। कह रहे ये $7,000 साल के सबसे आखिरी दिन ट्रांसफर हुआ है। तो अभी तो उसको साल गुजरा ही नहीं है, ये तो साल के आखिरी दिन ट्रांसफर हुआ है। इसका मतलब इस $7,000 पे बैंक आपको इंटरेस्ट थोड़ी देगा, अभी बैंक अब इस पर इंटरेस्ट आपको अगले साल देगा, आपको अगले साल देगा। इसका मतलब यह है कि आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा सर वो सिर्फ और सिर्फ $6,000 पे मिलेगा। मैं यहां पे इसकी वर्किंग कर रहा हूं, $6,000 पे 5% इंटरेस्ट, $300। इज दिस क्लियर? एहसन, हमजा, महानूर, अयान, सुफियान, मुतीब, नकी, उमर, साद, साइद, अनस, बच्चों यहां तक क्लियर है? ये बात समझ आई? इज दिस क्लियर? ये समझ आया कि ये $6,000 पे क्यों इंटरेस्ट लगेगा? क्योंकि सर जो $7,000 है उस पर इंटरेस्ट इसलिए नहीं मिलेगा हमें क्योंकि वो साल के आखिरी दिन ट्रांसफर हुआ है, उस पे अब अगले साल जाकर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। चलें आगे चलते हैं। अच्छा एक बात सुन लो, एक बात समझ लेना इस बात को प्लीज। आपने यकीनन, मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है, हाय, उम्मीद उम्मीद पॉजिटिव होनी चाहिए, वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये होमवर्क क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, उम्मीद है, राइट? क्या आप लोगों ने ये होमवर्क क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा? यस, राइट, परफेक्ट, ठीक है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, बैंक ये सवाल में ये कह रहा है ट्राई किया था, बिल्कुल ठीक है, ट्राई किया था, कोई मसला नहीं है। ओके, मुतीब तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू बता रहा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। चलें आगे चलते हैं तो पता चलेगा कि वैल्यू ठीक है, वर्किंग ठीक है। अगर सही नहीं भी है तो कोई परेशानी नहीं है बेटा, लर्निंग होगी हमारी, कुछ लेसन्स मिल जाएंगे, पता चल जाएगा प्रॉब्लम कहां पर हुई है। लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, एग्जामिनर ने यहां बता दिया कि 5% इंटरेस्ट है, $300 का इंटरेस्ट है। बैंक ने तो क्रेडिट कर दिया है हमारे डिपॉजिट अकाउंट में, बैंक ने डिपॉजिट कर दिया है, बैंक हमें दे चुका है ये $300। ओशन फिशिंग क्लब ने अब तक इस $300 की रिकॉर्डिंग नहीं की है, हमें करनी पड़ेगी। आखिरी में हमें कह रहा है equipment is depreciated at 15% per annum using the reducing balance method. A full year's depreciation
इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। तो अब वो कह रहा है इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन हमें निकालनी पड़ेगी 15%। इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है 15% पर एनम, और है भी आरबीएम मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और फुल ईयर की डेप्रिसिएशन लगेगी ईयर ऑफ परचेज, ईयर ऑफ परचेज पे। तो अब इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन के लिए मैं यहां पर एक छोटी सी वर्किंग करूंगा आपके सामने, सब लोग गौर से देखिएगा। इक्विपमेंट, तो आपको पता है इक्विपमेंट मेरे पास दो टाइप के इक्विपमेंट्स हैं, मेरे पास दो टाइप के इक्विपमेंट्स हैं। एक ओल्ड ओल्ड इक्विपमेंट नहीं बोलूंगा, एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। एक ओशन फिशिंग क्लब के पास एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं और एक एक न्यू इक्विपमेंट्स हैं। अच्छा, उमर पूछ रहा है, उमर कह रहा है राइट नाउ कि सर तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे ना। माइनस किससे करेंगे? तो माइनस बेटा कॉस्ट से करेंगे ना, बेटा कॉस्ट दी हुई है ऊपर। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहां इक्विपमेंट को ब्रेक डाउन कर रहा हूं मैं। एक एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स हमारे पास जो पहले से ओशन फिशिंग क्लब यूज करते हुए आ रहे हैं, और एक उनके पास न्यू इक्विपमेंट्स हैं जो वो नए खरीद रहे हैं। अब गौर से देखिएगा, पुराने एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स के बारे में उमर ये रही इंफॉर्मेशन बेटा, ये रही इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट एट कॉस्ट और उसकी पुरानी डेप्रिसिएशन। तो नोट कीजिएगा, इक्विपमेंट की पहले से कॉस्ट है, पुराने इक्विपमेंट की कॉस्ट है 9800, 9800, और उस पर डेप्रिसिएशन है पुरानी 2940। नोट कीजिएगा, एग्जिस्टिंग कॉस्ट है 9800 और उस पर पुरानी डेप्रिसिएशन है 2940। तो सर पुराने इक्विपमेंट की एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स की नेट बुक वैल्यू थी 6860। इस पर अप्लाई करेंगे 15%, 1029। ये आ गई डेप्रिसिएशन पुराने एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स की जो पहले से हमारे पास मौजूद थे और हमने उन्हें साल भर यूज किया। अब नए इक्विपमेंट्स की बात कर लो, तो क्लब ने नए इक्विपमेंट्स खरीदे हैं $5600 के। क्लब ने नए इक्विपमेंट्स खरीदे हैं $5600 के। उस पर 15% अप्लाई होगा, उस पर 15% अप्लाई होगा, और वो 15% बनता है $840। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, $840 हमारे पास नए इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है एंड 1029 पुराने इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है। सर हमने इक्विपमेंट की भी डेप्रिसिएशन निकाल ली है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे शॉप फिटिंग्स की भी डेप्रिसिएशन निकाल चुका हूं। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, पार्ट ए में एग्जामिनर मुझसे कह रहा है शॉप का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, शॉप का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, और फिर पार्ट बी में मुझसे कह रहा है क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, और पार्ट सी में मुझसे कह रहा है क्लब की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ। मैं आपको ये बात बहुत क्लियरली बता दूं, बहुत गौर से सुनिएगा। सर अभी हम ये काम नहीं कर सकते, ये तीनों चीजें हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, इससे पहले हमें ठीक ठाक वर्किंग्स करनी है। क्या वर्किंग्स करनी है सर, क्या बात कर रहे हैं, क्या वर्किंग्स करनी है? तो सुन लीजिएगा भैया, सबसे पहले हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, फिर हमें पीएलसीए बनाना है, राइट, हमें रिपेयर्स का अकाउंट बनाना है, हमें वेजेस का अकाउंट बनाना है, और सबसे बड़ी बात, हमने एक्यूमुलेटेड फंड नहीं दिया हुआ, हमने एक्यूमुलेटेड फंड भी निकालना है। हमें एक्यूमुलेटेड फंड नहीं दिया हुआ, हमें एक्यूमुलेटेड फंड्स भी निकालने हैं। तो ये सारी वर्किंग्स करनी है, ऑल दीज वर्किंग्स, ये सारी वर्किंग्स करनी है। तो मैं आपके सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, ये देख लेना बच्चों, मैं आपके सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, ओशन फिशिंग क्लब की जितनी वर्किंग्स है वो सब यहां पे करने जा रहा हूं। गिव मी अ थम्स अप इफ वी आर गुड टू गो ऑन अप टिल नाउ।
गिव मी अ थम्स अप अगर यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हैं, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, वी आर गुड टू गो ऑन. So do give me a thumbs up. Let me know that yes, sir, we are good to go on. All right, perfect, perfect. चलें, ओशन फिशिंग क्लब का सबसे पहले मैं आपके सामने, ये लीजिए, मैं आपके सामने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने जा रहा हूं. सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये लीजिए. तो सब्सक्रिप्शन में आएगा हमारे पास एरियर्स बीडी, प्रीपेड बीडी, प्रीपेड सीडी, एरियर्स सीडी, ये लीजिए. राइट, एरियर्स बीडी, प्रीपेड बीडी, प्रीपेड सीडी, एरियर सीडी. उसके बाद यहां पर आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू, और यहां आएगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की वैल्यू. ये आपके ओशन फिशिंग क्लब का सब्सक्रिप्शन अकाउंट का मॉडल रेडी हो गया, लेआउट रेडी हो गया. अब वैल्यूज प्लेस कर देते हैं. सर सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव, रिसीट एंड पेमेंट की वैल्यू है $7,400, ये लीजिए $7,400. उसके बाद यहां पे मैंने आई एंड ई की वैल्यू निकाल ली थी $7,000, ये लीजिए आई एंड ई की वैल्यू $7,000. उसके बाद मेरे पास ये रहे 600 एडवांस, ओपनिंग प्रीपेड, 600 ओपनिंग प्रीपेड. अच्छा, मुतीब का बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है. मुतीब का बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, सब सुन लीजिएगा. मुतीब इज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, तो वो रिलेट कर पाएगा, आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे. कह रहे सर सॉल्विंग के दौरान उलझ जाते हैं और ये अकाउंट्स बनाना और छोटी छोटी वर्किंग्स उस वक्त सामने नहीं आती और याद नहीं रहती, दिमाग में नहीं रहती, इसका क्या सोल्यूशन है? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा बेटा, I can guarantee this, I can completely agree with this, कि NPOs are usually one of the lengthiest question with far too many details, and this can be resolved only with practice. जब आप प्रैक्टिस में आओगे ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे और जैसे जैसे मैं आपको और क्वेश्चंस कराता रहूंगा, तो आपके लिए चीजें मेमोराइज करना, रिकॉल करना, चेक करना आसान हो जाएगा कि यार देखो, उस सवाल में सर ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ये वर्किंग्स सामने लेकर आ गए थे, तो चलो मैं भी देखूं कि ये वर्किंग्स हुई हुई है या नहीं हुई हुई. तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम द परफेक्शन विल कम, विद द पैसेज ऑफ टाइम द इंप्रूवमेंट विल कम विद द पैसेज ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है बेटा, अभी तो एनपीओ के, इसके बाद एनपीओ के 3 सवाल और हैं हमारी प्रैक्टिस के, और फिर होमवर्क्स में आपको अलग दूंगा. तो यू विल बी हैविंग सफिशिएंट नंबर ऑफ एनपीओ क्लासेस, आपको अच्छे खासे प्रैक्टिस मिल जाएगी, तो प्रैक्टिस से ये चीज इंप्रूव हो जाएगी. आई होप मुतीब दिस आंसर्स वेल बेटा, आई होप दिस आंसर्स वेल. आपको प्रैक्टिस के थ्रू बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि अच्छा सर ने ये चीजें बताई हैं, या ये इन इन चीजों पे फोकस करते हैं. आप देखो पिछले सवाल में भी, वेलकम क्रिकेट क्लब में भी पहली चीज मैंने आपको बोली सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, यहां पे भी मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूं. वेलकम क्रिकेट क्लब में भी डेप्रिसिएशन ढूंढी, यहां पे भी डेप्रिसिएशन ढूंढी. तो वर्किंग्स कभी कभार आपके सामने होंगी, कभी कभार आपके सामने नहीं होंगी, बट आपको डिफरेंट एंगल से सवाल मिलेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएगी. चलें आगे चलते हैं. फिर हमारे पास $600 सब्सक्रिप्शन एडवांस है, ओपनिंग एडवांस $600. फिर ओपनिंग अक्रूड है $480. फिर क्लोजिंग अक्रूड है येट टू पे $200. क्लोजिंग अक्रूड है $200. और ये जो प्रीपेड सीडी है ना, ये जो प्रीपेड सीडी, अब इस दफा ये बैलेंसिंग फिगर है, ये देखो ये बैलेंसिंग फिगर है. गाइस हर दफा हम ये वैल्यू ढूंढते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बैलेंसिंग. इस दफा प्रीपेड सीडी ढूंढ रहे हैं, तो क्रेडिट साइड ग्रेटर है, क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं 600 प्लस 7,400
प्लस 200, 8,200, 8,200, तो 480 प्लस 7,000 माइनस 8,200। नोट कीजिएगा सर, प्रीपेड सीडी आ गया 720। मेरी एक बात सुन लीजिएगा, मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछना चाह रहा हूं। क्या एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट में कहीं सब्सक्रिप्शन अकाउंट था? कहीं एग्जामिनर ने बोला पार्ट ए सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पार्ट बी सब्सक्रिप्शन अकाउंट? कहीं एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट में सब्सक्रिप्शन अकाउंट था? नहीं था ना। तो सुन लो, ये हमारी वर्किंग है। आपको यहां बीडी शो करने की जरूरत नहीं है, बीडी शो करने की जरूरत नहीं है। तो मेरी और आपकी वर्किंग है, तो मेरी और आपकी वर्किंग है। लेकिन अगर जस्ट लाइक द क्वेश्चन लाइक एक्सटन चेस क्लब, जहां चेस क्लब में एग्जामिनर ने आपसे पार्ट ए में बोला था सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, वहां पे फिर बीडीज दिखाने पड़ेंगे, एरियर्स और प्रीपेड के बीडीज दिखाने पड़ेंगे, यहां नहीं दिखाने पड़ेंगे। सो आई एम वेरी क्लियर विद ईच एंड एवरी सिंगल एस्पेक्ट। मैं आपको एक एक चीज क्लैरिटी के साथ लेके चल रहा हूं। चले आगे चलते हैं हमारे पास। नाउ नाउ सब्सक्रिप्शन अकाउंट डन हो गया सर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डन हो गया हमारा। अब हमें ट्रेड पेबल्स तो पीएलसीए बनाना है। अब हमें ट्रेड पेबल्स पीएलसीए बनाना है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। ऑडियो एंड वीडियो लैगिंग, इज इट राइट? मुझे लग नहीं रहा, फुल ग्रीन आ रहा है यार आज तो, बल्कि बल्कि एक सेकंड के लिए भी ग्लिच नहीं हुआ है। नो सर, ऑल गुड, ऑल गुड मेरी तरफ। सर मेरी तरफ ठीक है, क्लियर, इट इज क्लियर। चेक कर लीजिएगा। अच्छा सुफियान, अगर आप बीडी शो कर दो तो कोई हर्ज नहीं है बेटा, लेकिन अभी फिलहाल जिस इसके मार्क्स नहीं है तो शो करने की जरूरत नहीं है। आप शो कर देंगे, कोई हर्ज नहीं है। एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि घर पे आपको मारने आ जाएगा, ओए सुफियान क्यों शो कर दिया, मेरे मेहनत करा रहा है, मुझसे एक्स्ट्रा मेहनत करा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक हो गया, आप शो कर दे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब मार्क्स नहीं है तो फिर हमें मैंडेटरी नहीं करना। चले आगे चलते हैं। अब ट्रेड पेबल्स फॉर शॉप, राइट? ट्रेड पेबल्स फॉर शॉप का मतलब है कि सर अब हमें पीएलसीए बनाना पड़ेगा। ये देखें, ये देखें, हमें यहां पे पीएलसीए बनाना पड़ेगा। तो सर पीएलसीए में सबसे पहले हमारे पास आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये रहा, क्रेडिट साइड पर आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद डेबिट साइड पर आएगा बैलेंस कैरीड डाउन। उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो यहां पे जो डिफरेंशियल वैल्यू आएगी हमारी, वो आएगी परचेजेस की। ये हमारे पास फॉर्मेट हो गया, परचेजेस की वैल्यू हो गई। चलें सर, जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएं तो डेट्स मैंडेटरी होते हैं? अच्छा, ओके, बड़ा अच्छा सवाल है आयान का। आयान पूछ रहे कि सर जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएं तो डेट्स मैंडेटरी होते हैं? अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसमें भी दो चीजें हैं, इसमें भी दो चीजें हैं। क्या सब्सक्रिप्शन अकाउंट में अपनी वर्किंग के लिए बना रहा हूं? अगर तो रिक्वायर्ड नहीं है, एग्जामिनर रिक्वायरमेंट नहीं है और मेरी सिर्फ वर्किंग है, तो फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट में मुझे डेट शो करने की जरूरत नहीं है। देन आई डोंट नीड टू शो द डेट्स टू द एग्जामिनर। हाउएवर अगर एग्जामिनर ने रिक्वायरमेंट दी है पार्ट ए पार्ट बी के सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखाओ, तो अब एग्जामिनर आपको कॉलम भी देगा। कॉलम में देख लेना, डेट्स का कॉलम है तो डेट्स प्रोवाइड करना, डेट्स का कॉलम नहीं है तो डेट्स प्रोवाइड नहीं करना। और अगर एग्जामिनर ने कॉलम नहीं, सिर्फ स्पेस प्रोवाइड किया है, तो फिर डेट्स देना पड़ेंगी, फिर डेट्स देना पड़ेंगी हमें। ठीक हो गया? क्योंकि डेट्स अकाउंट का टी अकाउंट के फॉर्मेट का पार्ट है। डेट्स आर द पार्ट ऑफ योर टी अकाउंट फॉर्मेट। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर विद यू गाइज नाउ। इज दिस क्लियर गाइज? यहां तक क्लैरिटी है बेटा? चलें, पीएलसीए का हमारे पास सर सबसे पहले ओपनिंग ट्रेड पेबल अवेलेबल है 560। 560 ये लीजिए बेटा, 560। ये मेरा सिक्स नाच रहा है, देखें मेरा सिक्स नाच रहा था। उसके बाद बैलेंस सीडी है 784, बैलेंस सीडी है 784। फिर रिसीट एंड पेमेंट, ट्रेड पेबल्स को कितनी कितनी पेमेंट की हमने? 2974, 2974। ये लीजिए बेटा, सो 2974 प्लस 784, 37
5758 टोटल हो गया 3758 -560। तो सर परचेजेस की वैल्यू आ गई हमारे पास 3198। ये हमारे पास परचेजेस की वैल्यू आ गई। हमारा पीएलसीए डन हो गया। अब सर पीएलसीए के बाद क्या वर्किंग है हमारी? तो पीएलसीए के बाद हमारी वर्किंग है रिपेयर्स टू इक्विपमेंट का अकाउंट बनेगा। पहले हमें रिपेयर्स टू इक्विपमेंट का अकाउंट बनाना है, गौर से देखिएगा। तो मैं इधर एक अकाउंट आपके सामने बनाने जा रहा हूं रिपेयर्स का। और क्योंकि रिपेयर्स के बाद मुझे, कम ऑन यार क्या मसला है, इरिटेट कर रहा है। रिपेयर्स के बाद ये लीजिए, दो अकाउंट मैं बनाऊंगा, एक रिपेयर्स का बनेगा और एक शॉप वेजेस का बनेगा। ये देखें, तो एक रिपेयर्स का अकाउंट बनेगा, एक शॉप वेजेस का अकाउंट बनेगा। रिपेयर्स में मेरे पास सर, नोट कीजिएगा, कह रहा है ओइंग, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट ओइंग, ओपनिंग में भी अक्रूड है, क्लोजिंग में भी अक्रूड है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है हमारे पास 420 एरियर्स। ये लीजिए, मैं यहां पे लिख देता हूं, एरियर्स ब्रॉट डाउन, एरियर्स बोलो अक्रूड बोलो, अक्रूड ब्रॉट डाउन 420, राइट। और एरियर्स कैरीड डाउन 370। और सर रिपेयर्स की जो पेमेंट हुई है रिसीट एंड पेमेंट से, रिपेयर्स की जो पेमेंट हुई है वो है $2500। सर वो है $2500। तो सर ये हो गया 2870, फिर 2870 -420। सो दिस इज द वैल्यू 2450। सर ये जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, रिपेयर्स हो गया। उसके बाद शॉप वेजेस की अगर बात करें, तो शॉप वेजेस में हमारे पास शॉप वेजेस भी ड्यू हैं। ड्यू का मतलब अक्रूड, शॉप वेजेस भी ड्यू है हमारे पास। सर ड्यू का मतलब है अक्रूड। तो 250 हमारे पास ओपनिंग में अक्रूड है, 250 हमारे पास ओपनिंग में अक्रूड है। तो नोट कीजिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके सामने, अक्रूड ब्रॉट डाउन 250 और अक्रूड कैरीड डाउन है 195। अक्रूड कैरीड डाउन 195। और फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की वर्किंग आएगी हमारे पास, वैल्यू आ जाएगी, तो मुझे टोटल करने में आसानी होगी। रिसीट एंड पेमेंट, ये रहा शॉप वेजेस 3670, 3670। तो ये देखें, 3670 +195, 3865, 3865 -250। तो सर ये वैल्यू बनी हमारे पास 3615। ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी। आप देखो, रिपेयर्स गए थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, आप देखें रिपेयर्स गए थे हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। हमारे पास रिपेयर्स क्यों इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गए? क्योंकि सर रिपेयर्स क्लब को बिलोंग करते थे, क्योंकि सर रिपेयर्स जो है वो क्लब को बिलोंग करते थे। शॉप वेजेस जो है वो शॉप के ट्रेडिंग अकाउंट को बिलोंग करती थी, इनकम स्टेटमेंट में जाएंगी। मुझे बताओ क्या यहां तक सारी वर्किंग क्लियर है? गाइस जल्दी जल्दी बताएं मुझे, गाइस क्या यहां तक वर्किंग क्लियर है? बच्चों यहां तक वर्किंग क्लियर है? नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद वन वर्किंग, सिर्फ एक वर्किंग, पता है सिर्फ एक वर्किंग हमारी रह गई है। ओनली, नहीं नहीं, ऑल डन नहीं, मतलब एक वर्किंग रह गई है, एंड दैट इज ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड्स, अच्छा ऑल डन यहां तक, परफेक्ट परफेक्ट। तो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड्स में हमें ओपनिंग एसेट्स
एंड ओपनिंग लाइबिलिटीज को लिस्ट डाउन करना है और फिर एक्यूमुलेटेड फंड की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करूंगा, मैं सिर्फ वैल्यूज लूंगा, मैं नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि ये एग्जामिनर ने हमसे रिक्वायर नहीं किया, ये तो हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं। सर सबसे पहला करंट एसेट, सबसे पहला एसेट है मेरे पास ओपनिंग बैंक बैलेंस 6570, 6570 ओपनिंग बैंक बैलेंस। देखो मैं बैंक नहीं लिख रहा यहां पे, लेकिन मैं आपके सामने बताता रहूंगा ताकि आपको पता चले कि ये किसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं। ओपनिंग बैंक बैलेंस 6570, उसके बाद ओपनिंग शॉप इन्वेंट्री 975, राइट। उसके बाद ट्रेड पेबल्स फॉर शॉप, तो ट्रेड पेबल्स तो करंट लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल्स फॉर शॉप ये करंट लाइबिलिटी है 560, तो ये करंट लाइबिलिटी में लिखूंगा 560। उसके बाद 6000 डिपॉजिट अकाउंट है। अच्छा, स्टूडेंट पूछते हैं सर डिपॉजिट अकाउंट की नेचर, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा डिपॉजिट अकाउंट को अकाउंटिंग में आपके लिए दो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। यू कैन ट्रीट डिपॉजिट अकाउंट एज करंट एसेट एंड यू कैन ट्रीट डिपॉजिट अकाउंट एज नॉन करंट एसेट। है एसेट, एक साल से ज्यादा की लाइफ तो नॉन करंट एसेट, एक साल से कम की लाइफ तो करंट एसेट। अकाउंटिंग में दोनों ट्रीटमेंट पॉसिबल है क्योंकि बैंक्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कुछ बैंक्स आपको डिपॉजिट अकाउंट में एडजस्टमेंट्स अलाउ करते हैं कि थोड़ी सी अमाउंट इधर उधर कर लो। कुछ बैंक्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि आप डिपॉजिट अकाउंट में छेड़खानी नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग कहती है कि डिपॉजिट अकाउंट में आप दो ट्रीटमेंट रख सकते हो, उसको नॉन करंट एसेट में शो करो कोई मसला नहीं है, इसको करंट एसेट में शो करो कोई मसला नहीं है। तो 6000 आपका एसेट हो गया डिपॉजिट अकाउंट। आगे इक्विपमेंट एट कॉस्ट, अच्छा इक्विपमेंट की नेट बुक वैल्यू लूंगा मैं, इक्विपमेंट की डायरेक्ट नेट बुक वैल्यू लूंगा 9800 माइनस 2940। मैं इक्विपमेंट की इससे नेट बुक वैल्यू लूंगा बेटा, नेट बुक वैल्यू। तो 6860, 6860 ये इक्विपमेंट की नेट बुक वैल्यू हो गई मेरे पास। उसके बाद रिपेयर्स ओइंग 420 एंड शॉप वेजेस 250, तो 420 एंड 250, 420 एंड 250 ये दोनों करंट लाइबिलिटीज हैं हमारी, दोनों लाइबिलिटीज में जाएंगी। एंड शॉप फिटिंग एट नेट बुक वैल्यू ये एसेट है विच इज 750। ये लीजिए बेटा, आपके सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज प्लेस हो गई हैं ओपनिंग में। इसके अलावा कोई और ओपनिंग, बल्कि नहीं, सॉरी 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 सॉरी, एक चीज मिस कर दी हमने यहां पे, एक चीज मिस कर दी, एक चीज मिस कर दी। ओपनिंग अक्रूड एंड प्रीपेड ऑफ सब्सक्रिप्शन, देखो कितनी बड़ी चीज थी जो मिस हो जाती। यहां पर एग्जामिनर ने सब्सक्रिप्शन ओपनिंग प्रीपेड और अक्रूड नहीं दिया हुआ, बल्कि वो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो भैया ओपनिंग एडवांस 600 है, ओपनिंग एडवांस 600 है, ये लो लाइबिलिटी, और ओपनिंग एरियर्स हैं 480, ये आपका करंट एसेट हो गया। ये लीजिए बेटा, अब हमारे सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज लिस्ट हो गई हैं। नाउ आवर वर्क इज डन। अब हमारे एक्यूमुलेटेड फंड से रिलेटेड सारी चीजें डन हैं, इसमें कोई और अब नहीं रहता हमारे पास ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड निकालने के लिए। तो मैं आपके सामने, चलो भाई मुझे जल्दी से एसेट्स का टोटल करके दो गाइस, मुझे जल्दी से एसेट्स का टोटल करके दीजिएगा। अच्छा ये बात मैंने आप लोगों से, बच्चों ये बात मैंने आप लोगों से पहले भी बोली थी कि यार आप लोग है ना सिर्फ मुंह नहीं देखा करो, मैं कोई नेटफ्लिक्स का सीजन थोड़ी दिखा रहा हूं आप लोगों को, मैं कोई आर्यन खान थोड़ी हूं जो नेटफ्लिक्स पे बॉलीवुड्स के जो भी है वो दिखा रहा है। भाई क्लास है, अकाउंट्स है, तो कैलकुलेटर रखो, वर्किंग कर दिया करो। अगर आप वैल्यू बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा यार चलो इन्वॉल्व है, मेरे बच्चे इन्वॉल्व हैं, वर्किंग कर रहे हैं, अच्छा लगेगा यार। 6570 प्लस 975 प्लस 6000 प्लस 6860, कहां गए, प्लस 750 प्लस 480, 21635। उमर बेटे वैल्यू है 21635, वैल्यू गलत कैलकुलेट कर दी, नहीं कौन था, हाँ वैल्यू गलत कैलकुलेट की, 21635।
और लाइबिलिटीज है हमारे पास 560 प्लस 420 प्लस 250 प्लस 600 1830। तो माइनस करेंगे और एक्यूमुलेटेड फंड की वैल्यू निकालेंगे 19,805। अब आप देखें बच्चों, हमारे पास एक्यूमुलेटेड फंड की वैल्यू आ गई 19,805। दिस इज एक्यूमुलेटेड फंड ओपनिंग। चलो अब चलते हैं पार्ट ए की तरफ। अब बेटा वर्किंग्स मैं सारी कर चुका हूं, वर्किंग सारी कर चुका हूं, इतनी डिटेल में वर्किंग की आपके सामने। अब मैं ना बहुत डिटेल में इधर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, यहां मैं आपके सामने डायरेक्ट डायरेक्ट वर्किंग कर रहा हूं। बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट वर्किंग होगी, फोकस रखिएगा। सबसे पहले सेल्स, तो शॉप टेकिंग्स यहीं पे सेल्स हैं 7690। सेल्स में से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री, राइट, ओपनिंग इन्वेंट्री है 975। ऐड करेंगे परचेजेस, परचेजेस की वर्किंग ये रही 3198। लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है हमारे पास 859। तो सर अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी। वी विल हैव द कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर हियर 975 प्लस 3198 माइनस 859, 3314। और अब माइनस करेंगे 7690। सो 4376 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। मुतीब आई गेस आपने ग्रॉस प्रॉफिट की यही वैल्यू बताई थी बेटा 4376, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहां तक बिल्कुल ठीक आया है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। आगे चलते हैं। अब हमें लेस करने हैं एक्सपेंसेस। ये देखो, तो दो एक्सपेंसेस मुझे शॉप के याद पड़ रहे हैं। एक है शॉप की वेजेस, राइट, और दूसरे हैं शॉप की फिटिंग्स, शॉप फिटिंग्स डेप्रीसिएशन। ये दो एक्सपेंसेस है हमारे पास। सर शॉप की वेजेस ये रहा 3615, और शॉप फिटिंग्स की ये रही डेप्रीसिएशन 110। अब इन दोनों एक्सपेंसेस को टोटल करेंगे 3615 प्लस 110, सर 3725 माइनस 4376 651। शॉप का प्रॉफिट आ गया। ये हमारे 4 मार्क्स में शॉप का ट्रेडिंग अकाउंट डन हो गया। हम आगे चलते हैं। अब हमसे क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांग रहा है। तो क्लब के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबसे पहले मैं यहां पे सारी इनकम लिस्ट डाउन करूंगा, फिर यहां पे सारे एक्सपेंडिचर्स लिस्ट डाउन करूंगा। नोट कीजिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहली इनकम जो है वो है सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन की इनकम ये रही हमारे पास $7,000 ओवर हेयर। ये हम ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके थे $7,000। उसके बाद सर और क्या इनकम है, तो ये देखिएगा सर सब्सक्रिप्शन के बाद डोनेशंस है, लेकिन डोनेशंस तो कैपिटल है इस सवाल में,
एग्जामिनर ने बहुत क्लियरली बोला डोनेशन आर कैपिटलाइज, तो डोनेशन तो इनकम नहीं है हमारी। फिर रिसीट्स फ्रॉम एनुअल फैमिली डे है 2300, एनुअल फैमिली डे है 2300, तो ये भी इनकम है हमारी 2300 एनुअल डे। और फिर शॉप प्रॉफिट, तो शॉप का प्रॉफिट यहां पे हमने निकाला था 651। इसके अलावा मुझे क्लब की कोई और इनकम नजर नहीं आ रही। इसके अलावा मुझे क्लब की कोई और इनकम नजर नहीं आ रही। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हो सर आपको क्यों इनकम नजर नहीं आ रही, इसके अलावा आपको कैसे पता चल रहा है कि कोई और इनकम नहीं है? क्योंकि भाई रिसीट डेबिट साइड पे यही है बस। डेबिट साइड पे पैसे आए हुए तो पैसे आएंगे तो इनकम होगी, पता चलेगा, मतलब पैसे से रिलेटेड इनकम के बारे में पता चलेगा। तो यहां इसके बारे में, हाँ एक इनकम रह गई है, एक इनकम रह गई है, एक इनकम रह गई है हमारी, और वो है डिपॉजिट का इंटरेस्ट। जो बैंक ने तो डिपॉजिट कर दिया है, बैंक ने तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन हमने अब तक ओशन फिशिंग क्लब के ट्रेजरार ने अब तक उसे मेंशन नहीं किया था। सर दैट इज $300, $300 का इंटरेस्ट भी मिला है क्लब को। इंटरेस्ट मिला है तो वो क्लब की इनकम होगी। ये देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट $300। अब सारी इनकम मेंशन कर दी है हमने। 7,000 प्लस 2,300 प्लस 651 प्लस 300, तो सारी इनकम मिला के वैल्यू बन रही है 10,251। अब बारी है क्लब के एक्सपेंडिचर्स की। तो सर क्लब का सबसे पहला एक्सपेंडिचर जो हमें यहां पेमेंट साइड पे मिलेगा, गौर से देखिएगा, ये तो पीएलसीए में चले गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये भी शॉप से रिलेटेड है, डन हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सबसे पहला एक्सपेंस नजर आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2790, 2790। तो ये देखिएगा, मैं यहां पर लिखूंगा 2790 एडमिन। ये आ गए हमारे एडमिन एक्सपेंसेस। इसके बाद, एडमिन के बाद हमारे पास न्यू इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट की डेप्रीसिएशन, इक्विपमेंट्स की डेप्रीसिएशन, नए इक्विपमेंट की भी डेप्रीसिएशन है हमारे पास और पुराने इक्विपमेंट की भी डेप्रीसिएशन है। दोनों की डेप्रीसिएशन मिलाकर वैल्यू आ रही है हमारे पास 1869। तो दोनों इक्विपमेंट्स की डेप्रीसिएशन में मिला के यहां पे लिखूंगा डेप्रीसिएशन इक्विपमेंट, डेप्रीसिएशन इक्विपमेंट, और ये हो गई हमारे पास 1869। ठीक हो गया, ये हो गई हमारे पास डेप्रीसिएशन 1869। सर इसके अलावा क्या और कोई एक्सपेंस है हमारे पास? तो नोट कीजिएगा, रिपेयर्स हैं जिसका अकाउंट हमने बनाया था, रिपेयर्स हैं जिसका अकाउंट हमने बनाया था। तो हम यहां पे, जाहिर सी बात है रिपेयर्स एक्सपेंस है क्लब का, तो मैं यहां पे लिखूंगा रिपेयर्स, और इसका अकाउंट हमने यहां बनाया था, रिपेयर्स 2450, 2450। अब सवाल आता है, क्या सर इसके अलावा कोई एक्सपेंस नजर आ रहा है? आर वी सीइंग एनी अदर एक्सपेंस अदर देन दिस? क्या इसके अलावा हमारे पास कोई और एक्सपेंस है? तो गौर से देखिएगा, फिर हमारे पास ट्रांसफर टू डिपॉजिट है। इसके अलावा यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे मुझे कोई और क्लब का एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा। आई कैन नॉट सी एनी अदर क्लब एक्सपेंस अदर देन दीज थ्री। एडमिन हो गया, इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन हो गई और रिपेयर्स टू इक्विपमेंट हो गया। बाकी शॉप वेजेस शॉप से रिलेटेड है, और शॉप की फिटिंग का एक्सपेंस वो भी डेप्रिसिएशन, वो भी शॉप से रिलेटेड है, और ट्रेड पेपर्स की पेमेंट पीएलसी से रिलेटेड है। वी आर डन ओवर हेयर।
तो अब हम एक्सपेंडिचर्स को टोटल करते हैं. लेट्स टोटल द expenditures over here. 2790 plus 1869 plus 2450 7109 minus 10,251. तो ये हमारे पास 3142 का सरप्लस आ गया. वी हैव द सरप्लस ऑफ 3142. मुझे बताएं बच्चों, क्या यहां तक क्लैरिटी है? हाँ जी गाइस, बच्चों बताइएगा, क्या यहां तक क्लैरिटी है? क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लियर हो गया? क्या क्लब का ये जो शॉप अकाउंट था ये सब क्लियर हो गया? अब हमसे आखिरी, बिल्कुल आखिरी में एक चीज मांग रहा है, बिल्कुल लास्ट पार्ट है हमारे पास, एंड सो दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. चलो जल्दी से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपके सामने मैं अटैम्प्ट करने जा रहा हूं. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स. तो भैया नॉन करंट, इसमें दो नॉन करंट एसेट हैं. इस सवाल में हमारे पास दो नॉन करंट एसेट हैं. फोकस कीजिएगा. सबसे पहले तो है हमारे पास इक्विपमेंट क्लब का एंड शॉप फिटिंग्स. इक्विपमेंट क्लब का और शॉप फिटिंग्स हमारे पास, ये हमारे पास दो नॉन करंट एसेट हैं. गौर से देखिएगा. अच्छा ये बताओ, एसओएफपी हम ओपनिंग में बनाने जा रहे हैं या क्लोजिंग में बनाने जा रहे हैं? भैया गाइस, हम साल के शुरू में एसओएफपी बना रहे हैं, साल के एंड में एसओएफपी बना रहे हैं? सर हम साल के एंड में एसओएफपी बना रहे हैं. ये देखें, हम साल के एंड में एसओएफपी बना रहे हैं. और मजे की बात, सर इक्विपमेंट पे क्लोजिंग में दोनों क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं. कॉस्ट पे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और डेप्रिसिएशन पे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. तो मैं आपके सामने यहां पे आपको दिखाने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं. मुझे बताओ, साल के शुरू में इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी थी? जल्दी जल्दी बताओ. साल के शुरू में इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी थी? 9,800, राइट. साल के दौरान और इक्विपमेंट कितने खरीदे? 5,600. तो सर अगर साल के शुरू में 9,800 की कॉस्ट थी और साल के दौरान 5,600 के खरीदे हैं, तो सर साल के आखिर में साल के आखिर में इक्विपमेंट की कॉस्ट होगी $15,400. ये लीजिए बेटा, साल के आखिर में इक्विपमेंट की कॉस्ट होगी $15,400. 9,800 के पहले से थे और हमने 5,600 के साल के दौरान खरीदे हैं. सो दैट गिव्स मी $15,400 ऑफ कॉस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर. उसके बाद साल के शुरू में ऑलरेडी डेप्रीसिएशन थी 2940 ऑलरेडी डेप्रीसिएशन थी हमारी. और साल के दौरान हमने इक्विपमेंट पे डेप्रीसिएशन चार्ज की है 1869. तो अब हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है, टोटल डेप्रीसिएशन है 4809. तो माइनस करेंगे तो हमें नेट बुक वैल्यू मिलेगी 10,591. ये नेट बुक वैल्यू हमारे पास, इक्विपमेंट की नेट बुक वैल्यू 10,591. उसके बाद शॉप फिटिंग्स डायरेक्ट हमें क्लोजिंग दिया हुआ है. देखो देखो, शॉप फिटिंग्स पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट क्लोजिंग दिया हुआ है $640. हमें डायरेक्ट क्लोजिंग दिया हुआ है $640. तो हम यहां पे $640 शॉप फिटिंग्स की वैल्यू लेंगे. 10,591 प्लस 640, 11,231 टोटल नॉन करंट एसेट्स हो गए. उसके बाद सर करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स में गौर से देखते जाइएगा. बैंक अकाउंट, बैंक बोलो, रिसीट एंड पेमेंट बोलो, एक ही बात है, मसला नहीं है. चलो मैं यहां पे क्लैरिटी कर देता हूं, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो. मैं इसको रिसीट एंड पेमेंट ही लिखता हूं.
मैं यहां पे इसको रिसीट एंड पेमेंट ही लिखता हूं, रिसीट एंड पेमेंट करंट एसेट। अच्छा, नोट कीजिएगा, रिसीट एंड पेमेंट हो गया, उसके बाद सब्सक्रिप्शन एरियर्स हो गया। अच्छा सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, डिपॉजिट। डिपॉजिट मैं आपको ये बता दूं बहुत लाउड एंड क्लियर, डिपॉजिट की दो वर्किंग्स पॉसिबल है, डिपॉजिट की दो वर्किंग्स पॉसिबल है। आप चाहो, कहां गया, अच्छा ये रहा, आप चाहो तो डिपॉजिट को नॉन करंट एसेट में शो करो, वो भी ठीक है। आप चाहो डिपॉजिट को करंट एसेट में शो करो, वो भी ठीक है। सर दोनों वर्किंग्स गलत नहीं है। मैं वैसे डिपॉजिट को, मैं वैसे आई यूजुअली प्रिफर्ड शोइंग डिपॉजिट इन नॉन करंट एसेट। मैं यूजुअली डिपॉजिट को नॉन करंट एसेट में शो करता हूं, क्योंकि यूजुअली डिपॉजिट अकाउंट जो है वो 1 साल से ज्यादा की लाइफ रखते हैं। तो मैं यहां पे डिपॉजिट अकाउंट भी लिखूंगा नॉन करंट एसेट में, डिपॉजिट अकाउंट, और डिपॉजिट की वैल्यू है क्लोजिंग में $13,300। ये 300 कहां से आया? 6,000 पहले से थे, डिपॉजिट में 6,000 पहले से थे, 7,000 क्लब ने ट्रांसफर किए, तो 13,000 होने चाहिए ना। ये 13,300 कहां से आया? सर बैंक ने डिपॉजिट पर 300 का इंटरेस्ट भी दिया है, जो उन्होंने डायरेक्ट डिपॉजिट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। अब आप बोलो सर ये कैसे पता कि उन्होंने क्रेडिट किया है डिपॉजिट अकाउंट में? ये लिखा हुआ बेटा, ये लिखा हुआ, interest of 5% per annum is credited to the deposited account by the bank, is credited to the deposit account, is credited to the deposit account। तो भैया डिपॉजिट अकाउंट की वैल्यू हो गई 13,300। अब मैं इसको चेंज कर देता हूं, वैल्यू चेंज हो जाएगी मेरे पास, 13,300 इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 24,531। उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट के बाद सब्सक्रिप्शन एरियर्स है, और फिर इन्वेंट्री है शॉप की। ये तीन मेरे पास करंट एसेट्स मुझे याद हैं, रिसीट एंड पेमेंट। चलो चलते हैं स्ट्रेट अवे, रिसीट एंड पेमेंट की तरफ चलते हैं, स्ट्रेट अवे रिसीट एंड पेमेंट की तरफ चलते हैं। ये रहा रिसीट एंड पेमेंट, और ये रहा रिसीट एंड पेमेंट क्लोजिंग में 876, और उसके बाद सब्सक्रिप्शन एरियर्स क्लोजिंग 200 है, सब्सक्रिप्शन एरियर्स क्लोजिंग 200 है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 859। ये लीजिए बेटा। तो अब मैं इन तीनों को वैल्यूज प्लेस कर देता हूं यहां पे। रिसीट एंड पेमेंट की क्लोजिंग है 876, 200 है सब्सक्रिप्शन एरियर्स, एंड 859 है इन्वेंट्री। तो ये तीन करंट एसेट्स आ गए मेरे पास, 1935 प्लस 24531, 26466, ये हो गए टोटल एसेट्स, ये हो गए टोटल एसेट्स। अब आखिरी काम है हमारा एक्यूमुलेटेड फंड एंड लाइबिलिटीज। तो भैया सबसे पहले काम करेंगे एक्यूमुलेटेड फंड्स पे। एक्यूमुलेटेड फंड्स ओपनिंग, ये देखो, अगर ओपनिंग की वर्किंग नहीं की होती तो ओपनिंग के टाइम यहां पर आगे फंस जाते। तो 19,805, 19,805 हमारा ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड है। 19,805 ऐड करेंगे सरप्लस, क्लब का सरप्लस निकाला था हमने, क्लब का सरप्लस निकाला था 3142, 3142। उसके बाद ऐड करेंगे डोनेशंस, डोनेशंस आर कैपिटलाइज, रिमेंबर डोनेशंस आर कैपिटलाइज। तो सर ये रही डोनेशंस 1450, 1450। तो क्लोजिंग, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड हमें मिल जाएगा
19,805 plus 3,142 plus 1,450 24,397। अब आखिरी में सर करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटीज तो कोई है नहीं, क्योंकि कोई नॉन करंट लाइबिलिटीज नहीं है हमारे पास, तो करंट लाइबिलिटीज में सब्सक्रिप्शन एडवांस एंड अदर पेबल्स, एक ही वर्ड लिखूंगा अदर पेबल्स, उसमें सारे ऐड ऑन कर दूंगा। तो सर सब्सक्रिप्शन एडवांस ये रहा, प्रीपेड सीडी 720, प्रीपेड सीडी 720। गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट, बेटा 1 मिनट रुकिएगा। ऑलराइट किड्स, तो सब्सक्रिप्शन एडवांस हमारे पास 720, सब्सक्रिप्शन एडवांस हमारे पास 720 है। ये देखिएगा सब्सक्रिप्शन एडवांस 720 यहां पर आ गया हमारे पास। और अदर पेबल्स में बिल्कुल लास्ट फाइनल थिंग्स, अदर पेबल्स में हमारे पास आएगा, नोट कीजिएगा, वी हैव दिस सब्सक्रिप्शन, वी हैव दिस रिपेयर्स टू इक्विपमेंट ओइंग 370 एंड वी हैव दिस शॉप वेजेस ड्यू। अच्छा ट्रेड पेबल्स भी तो हैं, ट्रेड पेबल्स भी तो हैं 195, ट्रेड पेबल्स भी हमारे पास वो रहे, मुझे नजर आ गए। तो 370 प्लस 195 ये हमारे पास अदर पेबल्स में आ जाएगा। मैं यहां पे अदर पेबल्स शो कर रहा हूं, 370 प्लस 195 565 एंड वी हैव ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स का क्लोजिंग मुझे पीएलसीए से भी मिल जाएगा 784। वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा हूं, 565 प्लस 720 प्लस 784, 2069 प्लस 24,397, 26466, ये हमारी वैल्यूज मैच हो गई, टोटल हो गई। ये देखिए बैलेंस हो गया। अब मुझे बताएं क्या समझ आया? यस आई कैन अंडरस्टैंड कि सर ये लेंदी है, मजा आया, लेंदी है। 950। मुतीब कह रहा है कि सर आपने कैसे एस्टिमेट किया था कि आज की क्लास एग्जैक्ट 20 मिनट्स ऊपर जाएगी, डॉट 950 एंड होगी, एंड सर इट इज ऑलमोस्ट 950। बेटा 16 साल हो गए।